यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में आज जाने माने गीतकार हसरत जयपुरी की यादों का सिलसिला। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनके बेटे अख्तर जयपुरी। इनसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने और ये है इस कार्यक्रम का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, यादों का सिलसिला जिस तरह से आपने इसे प्यार दिया है और जिस शिद्दत से इसे सुनते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि बहुत सारी वो बातें, वो यादें लेकर हाजिर हों जो आप जानना चाहते हैं और जो कलाकार से जुड़ी हुई हैं। कलाकार, अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गीतकार, जो भी होते हैं, जो हमारे मनोरंजन के लिए एक तरह से कहें कि साजो सामान जुटाते हैं। तो ऐसी ही एक शख्सियत हसरत जयपुरी। बहुत सारे गीत सुने आपने और आज भी गुनगुनाते हैं आप। हम सब के होठों पर बार बार आते हैं। बहारों फूल बरसाओ, जिया बेकरार है, जैसे तमाम गीत हैं और बहुत विविधता रही है इनके गीतों में। तो दोस्तों, आज हसरत जयपुरी के सुपुत्र अख्तर जयपुरी साहब हमारे साथ हैं। अख्तर साहब, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सारे संगीत प्रेमियों को मेरा नमस्ते, सलाम, आदाब। दोस्तों, जाहिर है कि जब उनके सुपुत्र हमारे साथ हैं तो हम ये बात करना चाहेंगे कि घर में एक पिता के तौर पर, एक परिवार के सदस्य के तौर पर उनके क्या स्वभाव थे, क्या पसंदगी नापसंदगी थी, और उसके साथ साथ खास तौर से गीत कब लिखते थे और किस मूड में लिखते थे और किस मूड में कैसा गीत लिखते थे, ये तमाम जानकारी हम साझा करना चाहेंगे। तो अख्तर साहब, आप शुरुआत किस तरह से करना चाहते हैं कि आपने पिता को जब देखा, मतलब थोड़े समझदार हुए और आपको पता चला कि वो फिल्मों में गीत लिखते हैं, तब आपको कैसा लगा? या कोई ऐसा वाकया कि आपको दोस्तों के बीच में कुछ अलग से शोहरत मिली हो या मतलब थोड़ी सी पहचान मिली हो कि अच्छा, हसरत साहब के बेटे हैं? ऐसा है कि हम जब छोटे से थे तो डैडी का रूम के अंदर एक कोने में पलंग था जी। उसके ऊपर लेटे रहते थे। उनकी किताबें, पेन थी, लिखा करते थे। कोई ऐसा वक्त नहीं तय था कि इस वक्त की लिखूंगा। जब भी थॉट आता था लिखने बैठ जाते थे। ऐसे मौके भी आए हैं कि रात के 2-3 बजे डैडी की आवाज़ गुनगुनाने की आ रही थी। हम उठ जाते थे, पूछते थे डैडी ये क्या कर रहे हो, अभी सो जाओ। तो कहते नहीं बेटा, अगर ये थॉट निकल गया तो मैं उसको याद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं उसे किताब में लिख रहा हूँ। क्या बात है। तो ऐसे हमेशा लिखते ही रहते थे, चाहे वो पिक्चर में लिया जाए या ना जाए। उनका जो पैशन था लिखने का, वो सुबह से शुरू होता था, रात तक वही चलता रहता था। यानी कि ऐसा नहीं होता था कि कोई फरमाइश आई कि इस फिल्म के लिए ये सीन है, ऐसा गीत लिखना है तो लिख दो, तब उन्होंने लिखा हो? नहीं, ऐसे सिचुएशन पे ही लिखते थे ज्यादातर। बट ऐसे कुछ गाने फ्री भी लिखे हुए हैं, किसी से मुतासिर होकर, किसी कोई अदा किसी की पसंद आए। वो ये आप जानकर हैरान होंगे कि अगर एक चिड़िया का बच्चा भी दिख जाता था और कुछ अपनी माँ के लिए इंतजार में रहता था, तो उस पे पोएट्री लिख देते थे। क्या बात कुछ है। इंस्पिरेशन होने चाहिए था लिखने के लिए। तो इस तरह से तो ऐसा लगता है कि वो हमेशा एकांत में नहीं रहना पसंद करते रहे होंगे ना? उनको बिल्कुल शौक नहीं था एकांत में रहने का। उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगह चाहिए थी, तो ही किसी की अदा देखकर वो लिख सकते थे। इसलिए हमने अपना बंगला भी रोड के ऊपर लिया हुआ है, जहाँ गाड़ियाँ, लोग आते जाते दिखते हैं, और डैडी देखकर क्या उन्हें समझ आता था लिख डालते थे। अच्छा, कुछ भी? तो इसके लिए क्या मतलब, सवारी आदि में भी, जैसे कि आपने कहा कि रोड पर बंगला लिया था, तो फिर तो अकेले कहीं गाड़ी में भी जाना नहीं पसंद करते रहे होंगे? भीड़ भाड़ पसंद करते थे? भीड़ भाड़ कोई वाकया? एक तो थे सीधे साधे से इंसान थे, और उनकी आदत थी चाहे वो डॉक्टर के पास जाए या लोकल ट्रेन में भी सफर करे, उनकी किताब और पेन साथ में रहता था। जैसे समझ आता था बुक खोल के लिखना शुरू कर देते थे। उनको ये बिल्कुल शर्म नहीं थी कि मैं कहीं भीड़ में बैठे सब देख रहे और मैं लिख रहा हूँ। बिल्कुल उन्हें परवाह नहीं थी, इस बात की हिचक नहीं थी। तो कभी ऐसा हुआ कि ट्रेन में इस तरह से लिखते रहे और लोगों ने पहचान लिया? काफी शोज जो चर्च गेट में हुआ करते थे ऑडिटोरियम में, रिटर्न में हम जब ट्रेन में आते थे तो लोग पहचान जाते थे, फेमस पर्सनालिटी थे जी, तो पीछे लग जाते थे उनके। और डैडी को भी शौक था कि अगर पब्लिक उनसे फिल्मों के बारे में पूछे तो वो पूरा डिटेल्स बताते थे। अच्छा।
ऐसा भी हुआ है मौका कि वो आदमी को उतरना है बांद्रा, लेकिन वो डैडी के साथ बैठे बैठे अंधेरी तक चला आता था। अच्छा। मैं काफी टाइम पूछता था, भाई तुम लोग को बांद्रा उतरना था? बोलते फिर ये ऐसा हसीन मौका कब मिलेगा इतने बड़ी शख्सियत से मिलने का। क्या बात है। तो ऐसे समय में आप भी रहे साथ में? मैं हमेशा, जब उनकी अराउंड 50 की उम्र हो गई थी ना, तब मुझे साथ जाना पड़ता था जी। उन्हें आंखों में थोड़ी शिकायत थी, इसलिए एक एहतियात डॉक्टर ने कहा था कि किसी एक को साथ लेके जाया करो। तो यहाँ पर जब भीड़ में लिखने का वाकया हो रहा है तो एक गीत यहाँ पर सुनते हैं, तब आगे चलते हैं। कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं के लिए पेश करवाना चाहेंगे? डैडी का सबसे पहला जो गाना था जिससे उन्हें शोहरत मिली, जी। वो जिया बेकरार है बरसात से, वो सबसे बेहतर गाना। अख्तर साहब ये बताइए कि राज कपूर साहब ने उन्हें ब्रेक दिया, या यूं कहें कि इस इंडस्ट्री में लेके आए। लेखक तो वो पहले से थे, कवि 20 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और कई भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। आप बताइए। डैडी पैदाइश तो जयपुर की थी जी। वहाँ पड़ोस में एक लड़की रहा करती थी जी। राधा नाम की। थोड़ा दिल आ गया था उसके ऊपर डैडी का। रोज कोशिश करते थे कि मैं उसको जाके मिलूं, कुछ कहूं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते थे। जी। एक दिन हिम्मत करके जब वो टेरेस की दीवार को फलांद गए तो वो राधा पीछे हट गई। उसने बोला, अगर आप मुझे छूने आए हो तो मैं नहीं छूने दूंगी। जी। हाँ, अगर तुम मुझे सच्ची मोहब्बत है तुम्हें तो कुछ बड़ा आदमी बन के दिखाओ। अच्छा। तो मैं मानूंगी कि सच्चा प्रेम था। बस ये बात डैडी के दिल में लग गई। अगली सुबह अपनी बोरी बिस्तर करके ट्रेन पकड़ के बम्बई पहुंच गए। क्या बात है। मुंबई पहुंच गए, फिर क्या हुआ? मुंबई में थोड़ी जान पहचान करके उन्हें बस सर्विस थी उस टाइम। जी। बस कंडक्टर बन गए। जी। लेकिन उनकी एक आदत थी कि कोई हसीन औरत चढ़ती थी बस में तो वो टिकट नहीं लिया करते थे। अच्छा। वो पूछती थी कि भाई टिकट नहीं लेंगे? बोलते नहीं, ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत बनाया, आपके लिए मैं कुछ लिख सकता हूँ, टिकट नहीं, आप खरीदो, टिकट मत खरीदिए। हाँ, आप मत खरीदो टिकट। जी। 8 साल तक कंडक्टरी की, फिर उन्हें जमा नहीं, थोड़ा काफी मेहनत वाला काम था, दिन भर खड़े रहना। तो फिर उन्होंने ओपेरा हाउस में, उस वक्त राजस्थान में चिड़िया और खिलौने बिका करते थे, वो फुटपाथ पे बेचा करते थे। अच्छा। उस दौरान उनका जो रात को फुटपाथ पे ही सोया करते थे, उनके बाजू में एक जो उनका खास दोस्त था, वो एक मजदूर था जो बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे ना सामान ढोया करता, उठाया करता था। बस एक दिन अचानक डैडी की आंख खुली तो उसकी लाश पड़ी मिली। ओहो। डैडी ने चाहा कि कोई आके मदद करे, कोई उठाए, तो कोई आया नहीं। डैडी को अफसोस हुआ कि जो आदमी दुनिया का बोझ उठाता है आज उसको उठाने वाला कोई नहीं है। उसके ऊपर एक कविता लिख दी उन्होंने, मजदूर की लाश। उसी वक्त एक कवि सम्मेलन चल रहा था, उसमें डैडी ने भी शिरकत की। उसका इनाम यह था कि पृथ्वीराज साहब वहाँ चीफ जज थे जी। और जो चुनना जाएगा उसको राज साहब पिक्चर बनाए, उसमें मौका मिलेगा। और ऊपर वाले की मेहरबानी कि डैडी की पोइट्री मजदूर की लाश पहले नंबर पे आई। पृथ्वीराज साहब ने कहा कि मेरा बेटा पिक्चर बना रहा है, आप जाके उन्हें मिलिए, देखिए क्या कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ से उनका सिलसिला फिल्मी शुरू हुआ। क्या बात है। तब बरसात फिल्म में गीत लिखने का मौका मिला उन्हें। तो ये था वाकया कि किस तरह से शुरुआत हुई। अख्तर साहब ये बताइए कि वो राधा जो जयपुर वाली थी, उनका क्या हुआ? डैडी बताते थे कि राधा की शादी हो गई जी। ना, कभी उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की, ना डैडी ने कभी ध्यान दिया कि राधा कहाँ चली गई। हाँ, जो एक खत लिखा था उसको वो संभाल के रखा और वो अपनी किताब में लिखकर राज साहब को एक दिन उन्होंने सुना दिया। अच्छा। राज साहब को बहुत पसंद आई। बोले, मैं संगम में पिक्चर बना रहा हूँ, उसमें लड़की का नाम भी राधा है, ये पोएम में लेना चाहता हूँ। और वो मशहूर गीत, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज मत होना, तो इस तरह से बना ये गीत। इस तरह से बना गीत। क्या बात है। तो ये गीत सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जरूर। हमारे साथी समझ जाएंगे कि ये गीत किस तरह से बना और इसका बीज कहाँ पड़ा था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और बाद में किस तरह से हमारे सामने आया। दोस्तों, ये थी कहानी किस तरह से बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, उससे पहले, बल्कि यूं कहें कि ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर
तुम नाराज मत होना, ये गीत वाकई राधा के लिए ही लिखा गया था और हसरत जयपुरी साहब ने ही लिखा था और फिर उसको प्रयोग में लाया गया, इस्तेमाल किया गया फिल्म संगम में। अख्तर साहब ये बताइए कि उसके बाद ये संघर्ष की जो शुरुआत कहना चाहिए, एक थोड़ा सा विराम लगा और थोड़ा सा पटरी पर आने लगी जिंदगी की गाड़ी, फिर क्या हुआ? नहीं, फिर राज साहब के यहाँ तो फिक्स्ड हो गए थे। जी जी शैलेंद्र अंकल थोड़े बाद में आए, एंड में आए जी। और एक जोड़ी बन गई शंकर जयकिशन हसरत शैलेंद्र की। जी तो राज साहब के लिए तो ये फिक्स्ड हो गए थे। हाँ। लेकिन फिर डैडी और शैलेंद्र जी ने सोचा कि अगर हम एक ही जगह बंध जाएंगे तो हम जो दुनिया को बताना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने राज साहब से रिक्वेस्ट किया कि आपके बैनर में तो जरूर लिखेंगे, पहले प्रेफरेंस आपको देंगे, लेकिन हमें बाहर भी काम करने दो। जी। तो क्या है, हमारा टैलेंट हम पूरा दिखा सकते हैं। राज साहब ने उन्हें मंजूरी दी और फिर तो उन्होंने एक से एक पिक्चरें की, राज साहब के बैनर से भी बाहर, जो बहुत मशहूर गाने रहे उसमें। बिल्कुल। तो मशहूर गाने तो बहुत सारे थे वाकई, जिनको कहना चाहिए इतनी लंबी फहरिस्त है कि अगर हम उसकी चर्चा करने लगे तो शायद दिन भी पूरा ना पड़े, दिन भी कम पड़ जाएगा। तो अख्तर साहब ये बताइए कि घर की जो हम बात कर रहे थे कि एक कमरा था उनका, वहां लिखते थे, तो कभी कुछ आप लोगों ने शैतानी की और डांट वांट पड़ी कि नहीं? नहीं, हमें क्या है ना, स्ट्रिक्ट मना था कि उस रूम में जब डैडी है ना तो वहाँ ज्यादातर हम जाते ही नहीं थे। और एक्चुअली खाली सैटरडे संडे ही होता था जो हम जा सकते हैं, बाकी दिन तो हम स्कूलिंग में रहते थे, वो अपने काम में मगन रहते थे। लेकिन कभी नाराज नहीं हुए डैडी कि बच्चे शोर कर रहे हैं, इनको भगा दो यहाँ से या मुझे अकेला छोड़ दो, कभी ऐसा किया नहीं है। शोर में भी वही गाने, वही रॉ में लिखते थे जो अकेले में भी लिखते थे। तो कभी क्या घर में सुनाते भी थे कि देखो ये लाइन हमने लिखी है, अच्छी लगेगी? नहीं, वो नहीं मम्मी को लगेगी? सुनाया करते थे। अच्छा। डैडी क्या है ना, उर्दू में लिखा करते थे। जी। हिंदी इंग्लिश लिपि उनकी खास, उर्दू हाँ, थी। जी। मगर उसको ट्रांसलेट मम्मी हिंदी में कर, क्योंकि प्रोड्यूसर काफी उर्दू नहीं जानते थे। जी जी तो जी। मम्मी को सुनाते थे, मम्मी की शाबाशी लेते थे और मम्मी फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट अच्छा। करके प्रोड्यूसर्स को दिया करते हैं। क्या बात है। तो ये जो पर्दे के पीछे वाली बात है कि हसरत जयपुरी साहब की जो श्रीमती जी थी वो तर्जुमा करती थी, तर्जुमा तो नहीं कह सकते, हाँ लिपि, हिंदी लिपि में लिखती थी, देवनागरी लिपि में लिखती थी, उर्दू वाली लिपि से, और तब वो दिया जाता था प्रोड्यूसर्स को। तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि पति पत्नी में कि नहीं ये लाइन ठीक नहीं है? नहीं, कि सिर्फ वो बस लिख देती थी? मम्मी कभी दखल नहीं देती दखल नहीं देती थी? बिल्कुल दखल नहीं देती। वो बोलती थी मैं दखल दूंगी, उनका ध्यान भटक जाएगा तो जो लिखना चाहते वो नहीं आएगा। डैडी इस बात में लकी थे कि उन्हें बहुत ही बेहतरीन जहन वाली बीवी मिली। जी। आज जो हम लोग हैं, आराम से रह रहे हैं, इसमें मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आगे की जो सोचते हैं ना जी, वो बहुत ही तगड़ी सोच थी उनकी। जैसे जैसे मैं काफी टाइम पूछा करता था कि माँ ऐसा है कि डैडी इतने पैसे कमाते थे, हम आराम से गाड़ी मर्सिडीज ले सकते थे जी। तो हमेशा कहती थी कि बेटा मर्सिडीज में तो तुम घूम लोगे, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी डैडी का बुरा वक्त आ गया, और सच्ची में आया 71 में जयकिशन अंकल की डेथ के बाद, और फिर तुम बस में जाने लगो तो दुनिया हंसेगी कि मर्सिडीज में घूमते थे आज बस में जा रहे हैं। तो तुम बस में उस वक्त भी गए, आज भी बस में जाते हो, तुम्हें कोई फिक्र की बात नहीं। क्या बात है। ओहो। तो जाहिर है कि फिर ऐसी माँ के संस्कार तो बच्चों में आएंगे ही, लेकिन फिर भी कभी खराब नहीं लगा कि नहीं माँ ने कहा है तो ठीक कहा होगा? हमने कभी अपनी माँ को ना नहीं कहा। तो जब जैसे कहीं आप लोग घर के बाहर कहीं घूमने जाते थे तो पिताजी बस डैडी आपके लिखते रहते थे, तो कभी ये नहीं लगता था कि पूरी तरह से घर में इन्वॉल्व नहीं है या कहीं घूमने जा रहे हैं या ये हमें कभी मौका नहीं मिला। डैडी जब भी जाते थे जी, मम्मी के साथ जाते थे, हमारा स्कूल रहता था, हम कभी नहीं गए हैं, डैडी मम्मी जाते थे। लेकिन डैडी का लोग क्या चाहते हैं कि हम चलो मियाँ बीवी घूमने जा रहे हैं तो मजे करेंगे। मम्मी को बोलते थे गाड़ी में स्टोव रख लो, सिलेंडर रखो, खाना तुम ही बनाओगी। उन्हें इतना शौक था घर के खाने का। तो मम्मी बोलती थी क्या छुट्टी हुई, जो घर में मैं करती वो बाहर में मुझे करना पड़ेगा। मगर मम्मी हमारी बेहतरीन कुक थी, डैडी उनके हाथ के सिवा खाते नहीं थे कहीं नहीं। हाँ, इतनी मशहूर थी कि राज साहब और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स मम्मी को फोन करके रिक्वेस्ट करते थे कि आज भाभी जी कबाब भेज दो, आज कोफ्ते भेज दो। इतनी एक्सीलेंट कुक थी। अच्छा, तो डैडी को क्या पसंद था खाने में? ओनली नॉन वेज।
कुछ अच्छा। भी हो लेकिन नॉनवेज हो। अच्छा 365 इंटू 2 टाइम करेंगे आप, 730 टाइम वो नॉन वेज ही खाते थे। ऐसा जो और अच्छा, उनकी एक आदत थी कि अगर बच्चे स्कूल हैं जी और अकेले खाना खा लिया, वो रिकॉर्डिंग सिटिंग रूम था जगीशन अंकल का गोविंद महल मरीन ड्राइव से। आप सोचिए कि घर से मरीन ड्राइव 17 किलोमीटर जाते थे, खाने के टाइम वापस आते थे, घर का खाना खा के फिर जाते थे, फिर आते थे। अच्छा। 70 किलोमीटर खाली 2 वक्त का मम्मी के हाथ का खाना खाने आते थे। क्या बात है। तो 17 किलोमीटर जाना, वापस घर आना, सिर्फ अपनी पत्नी के हाथ का खाना खाने के लिए, या बाहर खाना नहीं पसंद था? बिल्कुल नहीं पसंद था। मम्मी को पता था ना कैसा उनको चाहिए, हाँ। क्योंकि थोड़ा जरा स्वाद। डाइजेस्टिव सिस्टम भी उनका वीक था। अच्छा तो मम्मी को पता था एग्जैक्ट कितना मसाला डालना है, क्या कितनी मिर्ची रखना है, उनकी पसंद क्या थी। क्या बात है। तो ये तो बड़ी खास बात है। और आप भी नहीं बाहर खाते कुछ भी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाता। मैं अपनी मम्मी के खाने का दीवाना हूँ। क्या बात है। तो ये तो वाकई बड़े मतलब यूं आमतौर पर ऐसा ही लगता है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं उनका जीवन उतना अनुशासित नहीं है। समय बेसमय खाना और कहीं भी खा लेना, कुछ ऐसा ही लगता है। आज के जमाने में तो ऐसे ही जी है। लेकिन हम लोगों को तो लगता था कि पहले के लोग भी ऐसे ही थे। लेकिन आपकी बात से ये पता चल रहा है कि इस तरह से जो चाहे वो कर सकता है ना। और रिकॉर्डिंग की बात करें तो क्या लगता है आपको कि रिकॉर्डिंग के लिए या जब लेखन आदि होता था तो पिताजी जाते थे, डैडी आपके, तो उसका क्या अनुभव रहा है? आप लोगों को रहा? नहीं। आप लोग तो स्कूल जाते थे। शुरुआत में तो हम लोग नहीं जा पाते थे जी लेकिन जब मैं 18-20 साल का हो गया तब साथ में जाया करता था रिकॉर्डिंग में। जी। सुबह से जाना पड़ता था, चाहे डैडी का गाना हो या ना हो। राज अच्छा। साहब की आदत थी कि अगर किसी और का गाना हो, जैसे शैलेंद्र अंकल का गाना हो, तो डैडी को मौजूद रहना ही पड़ेगा। अच्छा हाँ, ऐसे ही जब डैडी का गाना हो तो शैलेंद्र अंकल को भी रहना पड़ता था इसकी वजह? कि कहीं कोई वर्ड अटक रहा है हाँ। तो मेरे पास 2 शायर हैं, वो कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। और लेकिन अच्छा हल होना चाहिए। अच्छा हल हल, तो हाँ, ट्यून के अंदर बैठना चाहिए। हाँ वो नहीं, वर्ड हल तो को। कोई भी निकाल लेगा लेकिन अच्छा हल होना चाहिए। यानी वो धुन जो शंकर जी। जयकिशन में, उस धुन में वो वर्ड राइम होना चाहिए। राइम भी होना चाहिए उसके संग। देखो आप देखिए पुराने गाने बिल्कुल राइम थे, कोई ऐसे बेतुके गाने नहीं थे बेतुके जैसे नहीं आज थे। के गाने हैं, कुछ समझ ही नहीं है, वैसे नहीं थे। अख्तर साहब, वाकई गीत जो हैं उसके एक एक शब्द और जो मिठास है वो काबिले तारीफ है। और जाहिर है कि इसीलिए आज भी जब हम लोग ये सुनते हैं तो किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं, है ना? सही बात। बिल्कुल। तो क्या यादें हैं आपकी? आपने तो जाहिर है कि गीतकार जो होता है वो संगीतकार के संग ज्यादा बैठता है, उसकी बैठकी ज्यादा होती है। तो क्या वाकई आपके बताए पिताजी ने, डैडी ने, या आपने सामने से देखे? डैडी ने अपने फिल्मी करियर में ने शंकर जयकिशन के साथ मैक्सिमम काम किया जी है। बिल्कुल। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि डैडी ने टोटल 74 म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जो एक रिकॉर्ड है गोल्डन एरा का। 74 म्यूजिक डायरेक्टर्स है। सिर्फ रवि जी और सलील चौधरी जी, इन दोनों के साथ मौका नहीं मिला, बाकी हर किसी से यह साथ काम किया है। क्या बात है। 74 संगीतकार, क्या बात है। तो उनके सबसे ज्यादा प्रिय कौन थे? नहीं, उन्हें है ना, शंकर जयकिशन तो फेवरेट ही थे, उन्हें मदन मोहन भी बहुत पसंद थे। जी। नौशाद साहब से एक शिकायत थी कि मुझे एक पिक्चर का मौका दो, तो नौशाद साहब के साथ माय फ्रेंड पिक्चर आई थी, उसमें भी गाने लिख लिए डैडी ने। तो कोई खास वजह थी? जाहिर है कि शंकर जयकिशन साहब के संग ज्यादा काम किया है तो जाहिर है कि वो एक एसोसिएशन बन जाता है, एक मूड समझ में आता है, सब कुछ फिर हर चीज भाने भी लगती है, अच्छी लगने लगती है। उसके साथ साथ और किसके आपको पसंद है? नहीं, मुझे मदन मोहन भी बहुत पसंद है, बहुत ही सुरीले संगीतकार हैं। जी। रवि जी भी बहुत अच्छे हैं, कल्याण जी आनंद जी भी बहुत अच्छे हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी बहुत अच्छे थे, बहुत सारे थे। जी। डैडी के बहनोई सरदार मलिक, उनके साथ भी बहुत अच्छे गाने दिए हैं डैडी ने। अच्छा, तो घर में आपके कितने लोगों का आना जाना रहता था या आप लोग जाते थे? ज्यादातर सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स ही आते थे। जी। मैंने मुकेश साहब को देखा है, राजेंद्र कुमार को भी देखा है आते हुए, और रफी साहब शायद आए होंगे, हम स्कूल में होंगे। ज्यादातर सिंगर्स ही आते थे, और कई दफा डैडी के साथ लता जी के वहाँ गया हूँ, आशा जी के पास गए हैं, सभी अच्छे से मिला करते थे।
एक टीम वर्क थी। जी अगर हसरत शैलेंद्र के गाने हैं, शंकर जयकिशन का म्यूजिक है, जी लेकिन आपको दाद देना पड़ेगी रफ़ी साहब और लता की। ये भी दो थे, अगर ये नहीं होते तो शायद ये गाने इतने मकबूल नहीं होते। एक टीम वर्क था। बिल्कुल सही बात है कि गीत का सुंदर लिखा जाना, उतना ही खूबसूरत संगीत देना और उतनी ही रूह से गाना, तभी एक सुंदर सा प्यारा सा गीत बनकर हमारे सामने आता है। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में जाने माने गीतकार हसरत जयपुरी के बेटे अख्तर जयपुरी मौजूद थे। इनसे रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। यादों का सिलसिला।